बार फिर सुरक्षा पर सियासत सुलग गई है। लालू प्रसाद बिहार की राजनीति में वैसे तो सक्रिय नहीं है, पर आज भी उनका एक बयान बिहार की सियासत गरमाने के लिए काफी है। और इस बार उन्होंने बयान दिया है अपने पुराने सहयोगी, अपने सबसे बड़े प्रतिद्वंदी नीतीश कुमार के खिलाफ। उन्होंने कहा कि सुरक्षा में कटौती से लेकर बंगला खाली करवाने तक ये सब कुछ नीतीश कुमार करवा रहे हैं। रिपोर्ट देखिए। रोटी आप लोगों की खत्म कर दिया नीतीश कुमार सब कुछ, नीतीश कुमार सब कुछ। कभी नीम नीम, कभी शहद शहद। लालू प्रसाद और नीतीश कुमार का रिश्ता कुछ ऐसा ही है। नीतीश कुमार को लेकर लालू प्रसाद का ताजा बयान जरा कड़वा है। जब लालू प्रसाद से उनके और उनके परिवार के सदस्यों की सुरक्षा घटाने और आवास विवाद को लेकर सवाल हुआ, तो उन्होंने इसका पूरा ठीकरा नीतीश कुमार के सिर फोड़ दिया। अपराधियों को शमशान भेज देंगे और इधर सिक्योरिटी आप लोगों की खत्म कर दिया। क्या हो गया? नीतीश कुमार सब कुछ, नीतीश कुमार सब कुछ, नीतीश कुमार सब कुछ। दरअसल एक दिन पहले ही पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी ने सरकार को पत्र भेजकर 10 सर्कुलर रोड स्थित सरकारी आवास में रहने की अवधि बढ़ाने का अनुरोध किया था और साथ ही नए आवास में लालू प्रसाद के लिए अलग से कमरा बनाने की मांग की थी। इन सब के बीच लालू प्रसाद के इस बयान पर बीजेपी ने पलटवार किया है। लालू प्रसाद जी हर प्रशासनिक कार्रवाई में राजनीति और साजिश खोजने की पुरानी आदत से बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। सरकारी आवास कोई निजी संपत्ति नहीं होता और उनके नियम और प्रक्रियाएं सभी के लिए समान है। सुरक्षा व्यवस्था भी एजेंसियों के आकलन के आधार पर तय होती है। सरकार का साफ कहना है कि बंगला बदलने से लेकर सुरक्षा में कटौती, सारी कार्रवाई सरकारी नियम के मुताबिक की जा रही है, पर लालू प्रसाद को इसमें नीतीश कुमार की साजिश नजर आ रही है। अब सवाल है कि आखिर लालू को नीतीश पर गुस्सा क्यों आता है। पटना से संवाददाता रवि एस नारायण के साथ ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18। बिहार में ऑपरेशन लंगड़ा अपराधियों का काल बन गया है। 24 घंटे के भीतर पुलिस ने 4 एनकाउंटर किए हैं, जिसमें 4 अपराधी घायल हुए जबकि 1 की मौत हो गई। इधर सीएम सम्राट चौधरी ने अपराधियों को सख्त चेतावनी दे दी है कि या तो अपराध छोड़ दो या भारत छोड़ दो। रिपोर्ट देखिए। 24 घंटे में 4 एनकाउंटर, 1 की मौत, 4 घायल। अपराधियों को सीएम का संदेश, अपराध छोड़ो या देश। बिहार में ताबड़तोड़ हो रहे एनकाउंटर ने अपराधियों को सख्ते में डाल दिया है। 24 घंटे के भीतर 4 एनकाउंटर से अपराधियों में दहशत है। 16 जून गोपालगंज यूपी का शराब तस्कर किशन कुमार का हाफ एनकाउंटर। गया जी लूटकांड में फरार चल रहे 2 आरोपियों का हाफ एनकाउंटर। 17 जून मुजफ्फरपुर में कुख्यात अपराधी अमित कुमार सिंह का हाफ एनकाउंटर। आरा में पुलिस मुठभेड़ में अपराधी के पैर में गोली लगी, इलाज के दौरान मौत। पुलिस अपराधियों की गोली का जवाब गोली से देने में अब संकोच नहीं कर रही, क्योंकि बिहार के मुख्यमंत्री का साफ कहना है कि पुलिस के हाथ खोल दिए गए हैं और कानून हाथ में लेने वालों पर 48 घंटे में कार्रवाई हर हाल में होगी। सीएम सम्राट ने कहा, एक तरफ यूपी में बाबा हैं तो दूसरी तरफ पश्चिम बंगाल के दादा। ऐसे में अपराधियों को नेपाल भागना पड़ेगा। अपराधी के लिए कोई जगह नहीं है, अब तो नेपाल ही भागना पड़ेगा साथ, और बिना नेपाल के कोई उपाय नहीं। क्योंकि एक तरफ उत्तर प्रदेश में योगी बाबा है और बगल में बंगाल में शुभेंदु अधिकारी को दादा है, वहां बैठे हैं, और यहाँ सम्राट चौधरी बैठा है। कोई माइकालाल किसी भी कीमत पर बिहार में कानून के साथ खिलवाड़ नहीं कर सकता। तो सरकार का संदेश साफ है, या तो अपराध छोड़ना होगा या फिर बिहार। अगर नहीं तो पुलिस की गोली खाने के लिए तैयार रहें, क्योंकि बिहार में अब अपराधियों के लिए कोई जगह नहीं है। ब्यूरो रिपोर्ट न्यूज़ 18।
भोजपुर में पिस्टल लहराकर पुलिस को धमकाने वाले और पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दहशत फैलाने वाले भरत तिवारी को पुलिस ने एनकाउंटर में मार गिराया है। पुलिस की गोली से घायल भरत तिवारी गंभीर रूप से जख्मी हो गया। उसे इलाज के लिए सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया और फिर बेहतर इलाज के लिए पीएमसीएच रेफर किया गया, लेकिन इलाज के दौरान उसने दम तोड़ दिया है। परिजनों ने पुलिस वालों पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उसने सरेंडर कर दिया था और अपनी पिस्टल पुलिस वाले को दे दी थी। इसके बाद भी पुलिस ने उसको गोली मार दी और उसकी मौत हो गई। पुलिस को पिस्टल लेकर फायरिंग करना और उसको चुनौती देना एक युवक को महंगा पड़ गया। जब पुलिस के साथ हुई मुठभेड़ में उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। पूरा मामला भोजपुर जिले के शाहपुर थाना क्षेत्र के बिलौटी गांव से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है, जहां के रहने वाले युवक भरत तिवारी के द्वारा लगातार पुलिस को चुनौती दी जा रही थी और उसको धमकी दी जा रही थी, जिसके बाद पुलिस ने जब उसको सरेंडर करने के लिए कहा तो उसने उल्टे पुलिस के ऊपर फायरिंग कर दी। और इस दौरान पुलिस के द्वारा जब आत्मरक्षार्थ फायरिंग की गई, इस दौरान उसको 3 गोली लगी, जहां कि उसको इलाज के लिए पहले आरा के सदर अस्पताल में भर्ती कराया गया, जिसके बाद डॉक्टरों ने उसको बेहतर इलाज के लिए पटना पीएमसीएच रेफर कर दिया, जहां उसकी इलाज के दौरान मौत हो गई। वहीं घटना को लेकर के परिजनों ने पुलिस पर सरेंडर करने के बाद भी गोली मारने का आरोप लगाया है। वहीं युवक के मौत की पुष्टि भोजपुर के पुलिस अधीक्षक ने भी की है। उनका कहना है कि वो लगातार पुलिस पर फायरिंग कर रहा था, जिसके बाद पुलिस की जवाबी कार्रवाई में उसको गोली लगी और इलाज के दौरान उसकी मौत हो गई है। वहीं इस युवक की मौत के बाद कई तरह के सवाल पैदा हो रहे हैं। वहीं उसके शव का पोस्टमार्टम पीएमसीएच में कराया जा रहा है। वहीं परिजन लगातार पुलिस पर एक तरफा कार्रवाई करने का आरोप लगा रहे हैं। अब देखने वाली बात यह होगी कि इस मामले में पुलिस जांच में जो तथ्य है वो क्या सामने आता है। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और अब बात मदरसे के गद्दार मौलाना इजराहुल हक की, जिससे पूछताछ के बाद एटीएस ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। मौलाना का पाक हैंडलर से नापाक कनेक्शन था। इतना ही नहीं, वो देश के युवाओं को गुमराह कर अपना नेटवर्क फैलाने की भी साजिश रच रहा था। ये रिपोर्ट देखिए। गद्दार मौलाना की देश विरोधी साजिश, वतन से दगा, सरहद पार वफादारी, पाक हैंडलर से नापाक कनेक्शन। मधुबनी से गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों का अंत नहीं। देश के खिलाफ गद्दारी उसके नस नस में था। चंद रुपए की लालच में वो पाकिस्तानी आकाओं के साथ बड़ा खेल खेल रहा था। मौलाना के दिमाग में नफरत इस कदर भरी थी कि उसने अपना ईमान और जमीर दोनों का सौदा कर लिया था। गिरफ्तार मौलाना इजहारुल हक की साजिशों के बारे में आप जानेंगे तो आपको भी नफरत होने लगेगी। एटीएस से पूछताछ में आतंकी इजहारुल हक ने बड़ा खुलासा किया है। सूत्रों के हवाले से खबर है, मौलाना मदरसे की आड़ में राष्ट्र विरोधी गतिविधियों में शामिल था। वो पाकिस्तान के हैंडलर्स के संपर्क में रहकर उन्हें भारतीय सिम कार्ड पहुंचाता था। बिहार के अलग अलग जिलों से फर्जी पहचान पत्रों और आधार कार्ड का इस्तेमाल कर सिम खरीदता था। फिर इन सिम कार्ड्स को नेपाल के एजेंटों के जरिए पाकिस्तान भिजवाता था। इस सिंडिकेट को चलाने के लिए खुद कई बार नेपाल भी गया था। जांच एजेंसी की माने तो मौलाना इजहारुल हक एनक्रिप्टेड मैसेजिंग प्लेटफॉर्म और गूगल मीट के जरिए अपने विदेशी आकाओं से मीटिंग करता था। यही नहीं, वो युवाओं को आतंकी गतिविधियों से भी जोड़ रहा था। यानी मौलाना इजहारुल हक की बड़ी प्लानिंग थी। वो देश को बर्बाद करने की नापाक साजिश भी रच रहा था। मधुबनी से ही उसने अपने आतंक का नेटवर्क फैला लिया था। अपनी मिट्टी से दगा करने और सरहद पार वफादारी करने वाले मौलाना अब हर वो राज उगल रहा है। मधुबनी में रहकर देश के खिलाफ बड़ी साजिश रचने वाले इस मौलाना के नेटवर्क के खुलासे के बाद लोगों के जहन में कई सवाल उठ रहे हैं। क्या मदरसा देश विरोधी साजिश का अड्डा बन गया है? न्यूज 18 के लिए मधुबनी से राकेश कुमार के साथ ब्यूरो रिपोर्ट।
और अब बात बलिया में हुए बवाल की कर लेते हैं। बलिया में पवन सिंह एक बर्थडे के कार्यक्रम में पहुंचे थे, लेकिन वहां भीड़ इतनी बेकाबू हो गई कि पुलिस को लाठीचार्ज करना पड़ा। डांसर्स के ठुमकों के बीच जमकर कुर्सियां चली। बलिया में बर्थडे पार्टी का जश्न था। पवन सिंह के गाने और मंच पर डांसर्स के ठुमके पर लोग झूम रहे थे, लेकिन इसी कार्यक्रम में जोरदार हंगामा हो गया। बवाल ऐसा हुआ कि पुलिस को लाठीचार्ज तक करना पड़ा। पवन सिंह और डांसर्स के ठुमकों के बीच जमकर कुर्सियां चली। दरअसल कार्यक्रम में पवन सिंह की एक झलक पाने के लिए फैंस की भीड़ इकट्ठा हो गई। फिर हमेशा की तरह भीड़ बेकाबू भी हो गई और पुलिस को लाठियां भांजनी पड़ी। पुलिस ने हंगामा कर रहे लोगों को दौड़ा दौड़ा कर पीटा। लाठीचार्ज में कई लोगों के सिर फूट गए और कई लोगों के हाथों में चोटें तक आईं। हंगामे के दौरान सैकड़ों कुर्सियां भी यहां क्षतिग्रस्त हो गईं। पुलिस मारा, नगर थाना पुलिस का 4 पुलिस वाला मिलकर मारा है हमको। हम कुछ बोले नहीं है पुलिस वाले को। सब जनता को पुलिस दौड़ा कर मार रहा है। मैं चुपचाप खड़ा होकर देख रहा था। मेरा सचिन कुमार नाम है, इनासो का रहने वाला हूँ। ये कोई पहला मौका नहीं था जब पवन सिंह के कार्यक्रम में बवाल मचा हो। पवन सिंह हो या खेसारी लाल यादव या अक्षरा सिंह, भोजपुरी के इन कलाकारों के कार्यक्रमों में बवाल होना तो तय माना जाता है। बड़ा सवाल ये कि आखिर लोग इनके कार्यक्रम में इतने उतावले क्यों हो जाते हैं? कार्यक्रम से पहले भीड़ पर काबू पाने के लिए सुरक्षा के इंतजाम क्यों नहीं होते? ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो यूपी के बलिया की आपको ये तस्वीर हम दिखा रहे थे, जहां पवन सिंह का कार्यक्रम था। बर्थडे पार्टी में शामिल होने के लिए पवन सिंह पहुंचे थे, लेकिन वहां पर हंगामा हो गया। बढ़ते हैं आगे। बिहार में अब अगर अश्लील डबल मीनिंग गाना बजाया तो खैर नहीं, सरकार ने इस पर सख्ती कर दी है। इस रिपोर्ट बिहार में नहीं बजेंगे डबल मीनिंग वाले गाने। जाति वाले गाने पर भी हो सकती है जेल। अश्लील गाना बजाया तो खैर नहीं। बिहार में अश्लील, डबल मीनिंग और जाति वाला गाना बजाने वालों की संख्या बढ़ गई है। ऐसे गीत का आनंद लेने वालों की संख्या भी खूब है, लेकिन अब सरकार इस पर सख्त हो गई है। बिहार में सार्वजनिक जगहों और शादी समारोहों में अब अश्लील, डबल मीनिंग और कास्ट वाले गाने बजाने वालों की अब खैर नहीं। सरकार ने साफ कर दिया है कि ऐसे गाना बजाने वालों पर सख्त कार्रवाई की जाएगी। बिहार के कला संस्कृति मंत्री प्रमोद कुमार सार्वजनिक जगहों पर अश्लील गाना बजाने से बेहद नाराज हैं। उन्होंने इसे रोकने के लिए गृह विभाग को पत्र लिखकर तत्काल रोक लगाने की मांग की है। अश्लील और फुहर जो गाने बजते हैं, जिससे खास करके जो परिवार के साथ, बेटी बहू के साथ जाते हैं, अपनी धर्मपत्नी के साथ रहते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर इस तरह से फुहर गाने बजते हैं, अश्लील गाने बजते हैं, जिसके कारण शर्मसार आदमी हो जाता है। विभाग के अधिकारियों ने पत्र लिखा है गृह विभाग को कि जहां भी सार्वजनिक गाने बजते हैं उसको कड़ाई के साथ उसको आप रोक लगाइए। सरकार ने बिहार में अश्लील और जाति सूचक गानों पर रोक लगाने के लिए पहल तेज कर दी है, तो आम लोग इसका स्वागत कर रहे हैं। लोगों का कहना है कि भोजपुरी भाषा और संस्कृति की गरिमा बचाने के लिए अश्लीलता पर रोक जरूरी है। भोजपुरी गाना में दुअर्थी तो गीत बरले बा, हर भाषा में दुअर्थी बा, लेकिन हमनी भोजपुरी भाषी हैं तो हमनी का सबसे ज्यादा दर्द भोजपुरी से बा। सरकार के जौन ये आदेश आयल बा बहुत ही स्वागत योग्य बा। जितना भी भोजपुरी में जौन बा अप्रासंगिक या गंदगी भरा जौन अश्लीलता भरा जौन गीत बा, ये निश्चित रूप से बंद होके के चाहिए। समाज को भी सख्त होना चाहिए, आने वाली पीढ़ी को भी सख्त होना चाहिए, ताकि इस तरह का जो है यूट्यूब और इंस्टाग्राम और फेसबुक पर गलत कोई गंदा वीडियो और रील नहीं बना। सरकार के जो आदेश है उससे ज्यादा समाज को भी इसमें अपना योगदान देना चाहिए। जो लोग इस तरह का गाना या रील पब्लिश कर रहे हैं उनको सामाजिक बहिष्कार करना चाहिए। वैसे ही सोशल मीडिया पर या कहीं भी अगर आप एयर कर रहे हैं, कोई चीज प्रसारित कर रहे हैं, नहीं, उसका एक संस्था होना चाहिए जो उसको कंट्रोल करे। सरकार अश्लील और डबल मीनिंग वाले गानों पर रोक लगाने के लिए बेहद सख्त हो गई है, लेकिन जब तक आम लोग ऐसे गानों का विरोध नहीं करेंगे, ऐसे गानों को बजाना बंद नहीं करेंगे, ये मुहिम सफल नहीं हो सकती। जरूरत इस बात की है कि बिहार के लोग ऐसे गानों को सुनना ही बंद कर दें।
ऐसे गानों पर आनंदित होने की बजाय उस पर रोक लगाने के लिए मुहिम छेड़ें। न्यूज 18 के लिए पटना से आनंद अमृतराज, छपरा से संतोष गुप्ता के साथ सीवान से मृत्युंजय सिंह की रिपोर्ट। बड़ी खबर दरभंगा से है, जहां मद्य निषेध विभाग की सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान बड़े फर्जीवाड़े का खुलासा हुआ है। जिले के अलग अलग परीक्षा केंद्रों से कुल 6 फर्जी अभ्यर्थियों को गिरफ्तार किया गया है। मुन्ना भाई के पास से ब्लूटूथ और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण बरामद किए गए। प्रारंभिक जांच में सॉल्वर गैंग से जुड़े होने की आशंका जताई जा रही है। जांच में ये भी सामने आया कि कुछ अभ्यर्थी उम्र में हेरफेर कर दोबारा परीक्षा दे रहे थे, जबकि कुछ दूसरे के नाम पर परीक्षा देने पहुंचे थे। पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। हम लोगों ने 6 लोगों को गिरफ्तार किया है विभिन्न केंद्रों से। उसमें से एक बाहरी थे और 5 अभ्यर्थी थे। किन्हीं ने 2 बार एग्ज़ाम दिया है या किसी ने ब्लूटूथ डिवाइस से मदद लेने की कोशिश की है। तो अभी उन पे हम लोग नियम संगत कार्रवाई कर रहे हैं। प्राथमिकी हो या आगे जो भी कार्रवाई है वो हम लोग कर रहे हैं। वहीं किशनगंज में भी मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के दौरान 2 अभ्यर्थियों को हिरासत में लिया गया है। दस्तावेज और पहचान की जांच के दौरान उनकी गतिविधियां संदिग्ध पाई गईं। जांच में पता चला कि दोनों अभ्यर्थी इसी भर्ती परीक्षा के पिछले चरण में शामिल हो चुके थे और दोबारा परीक्षा देने की कोशिश कर रहे थे। सूचना मिलने पर डीएम एसपी खुद परीक्षा केंद्र पहुंचे। पुलिस ने दोनों युवकों को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। और अब खबर सासाराम से, जहां रेलवे स्टेशन पर सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर अभ्यर्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। भीषण गर्मी के बीच परीक्षा देने पहुंचे छात्र छात्राओं को पानी के लिए लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ा। स्टेशन पर पानी खरीदने के लिए अभ्यर्थी परेशान नजर आए। पटना के लिए स्पेशल ट्रेनें चलाई जाने के बावजूद स्टेशन पर काफी भीड़ रही। दूर दराज से पहुंचे अभ्यर्थियों को यात्रा में परेशानी हुई। वहीं आरपीएफ और जीआरपी के जवान लगातार गश्त करते दिखे। दो तस्वीरें टीवी स्क्रीन पर आपको दिखा रहे हैं, जहां पहली तस्वीर सासाराम स्टेशन की है, जिसके बारे में हमने आपको बताया। दूसरी तस्वीर सीवान रेलवे स्टेशन की है, जहां परीक्षार्थियों की भारी भीड़ देखने को मिली। ये सभी परीक्षार्थी मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा देकर वापस लौट रहे हैं। स्टेशन पर ट्रेनों में चढ़ने को लेकर अफरा तफरी की स्थिति भी देखने को मिली। हालात को संभालने और भीड़ को नियंत्रित करने के लिए आरपीएफ, जीआरपी और पुलिस ने मोर्चा संभाला। माइकिंग के जरिए भीड़ को नियंत्रित किया गया और ट्रेनों से परीक्षार्थियों को रवाना किया गया। सिवान स्टेशन पर मद्य निषेध सिपाही भर्ती परीक्षा के बाद उमड़ी भारी भीड़। ट्रेन की बोगी में चढ़ने को लेकर लगी रही होड़ और भीड़ को देखते हुए आरपीएफ की टीम मुस्तैद रही। क्योंकि दुर्घटना हो सकती है। अभी गाड़ी खड़ी है, इसमें अपना सिपाही भर्ती परीक्षा को लेकर आरा रेलवे स्टेशन पर भी सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए। भोजपुर जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर आयोजित हुई परीक्षा समाप्त होने के बाद रेलवे स्टेशन पर परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी, जिसको लेकर रेलवे स्टेशन पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। रेलवे सुरक्षा बल के अलावा जीआरपी और जिला पुलिस के जवानों की भी रेलवे स्टेशन पर तैनाती की गई। रेलवे सुरक्षा बल के जवान लोगों को बारी बारी से रेलवे स्टेशन में प्रवेश दे रहे हैं। के द्वारा आयोजित बिहार पुलिस की परीक्षा देखिए भोजपुर जिले के 18 परीक्षा केंद्रों पर संपन्न हो गई है। 2 पालियों में आयोजित इस परीक्षा में तकरीबन 22,000 से ज्यादा जो परीक्षार्थी है वो शामिल हुए थे। और देखिए इस वक्त आरा रेलवे स्टेशन पर किस तरह से परीक्षार्थियों की भीड़ उमड़ पड़ी है और ट्रेन में सवार होने के लिए काफी जद्दोजहद कर रहे हैं। लेकिन ठीक यहाँ आरा रेलवे स्टेशन पर भीड़ को देखते हुए एहतियात के तौर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम किए गए हैं। और साफ तौर पर देख सकते हैं कि किस तरह से आरपीएफ के अलावा जीआरपी और जिला पुलिस के जो जवान हैं, अधिकारी हैं, वो यहाँ पर तैनात हैं और जो परीक्षार्थी हैं उनको ट्रेन पर सवार कराने में वो मदद कर रहे हैं। और सभी जो है आप देख रहे हैं कि बहुत व्यवस्थित तरीके से सबको बताया जा रहा है कि कौन सा कोच खाली है और माइकिंग के माध्यम से जो है लगातार अनाउंसमेंट करके ये कौन सी गाड़ी है, कौन सा रूट से जाएगी,
वो जो परीक्षार्थी उनको अवगत कराया जा रहा है। आरपीएफ के अलावा जीआरपी की टीम लगी हुई है, जिला बल की टीम लगी हुई है। पूरी ट्रेन देखिए परीक्षार्थियों से भर चुकी है और लोग अपने अपने गंतव्य को जाने को यहाँ ट्रेन पर सवार हो रहे हैं। चंदन कुमार, न्यूज 18 भोजपुर। और इसी बीच रुक कर लेते हैं बड़ी खबर की ओर। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है कि कैबिनेट की बैठक में 29 एजेंडों पर मुहर लगी है। मुख्यमंत्री बिहार हेली टूरिज्म सेवा योजना 2026 को मंजूरी दी गई। पर्यटक अब हेलीकॉप्टर से पर्यटन स्थलों का भ्रमण कर सकेंगे। रियायती दरों पर हवाई सेवा उपलब्ध कराएगी पर्यटन निगम। और इस खबर पर अधिक जानकारी के साथ न्यूज 18 संवाददाता रजनीश कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। रजनीश, 29 प्रस्तावों पर मुहर लगी है, क्या कुछ बड़ी बातें? देखिए शिप्रा, पर्यटन विभाग के साथ साथ कई ऐसे विभाग हैं जिसके प्रस्ताव पर मुहर लगी है और सम्राट कैबिनेट में बड़ा फैसला हुआ। कुल 29 एजेंडे हैं जिसमें सबसे महत्वपूर्ण जो एजेंडा है कि जो सैटेलाइट टाउनशिप को लेकर फैसले लिए गए। कुल 11 सैटेलाइट टाउनशिप में जो है जमीन की बिक्री और खरीद पर रोक लगी थी, लेकिन अब बिहार सरकार ने कैबिनेट में मुहर लगा दी है कि बिहार में पर्यटन को एक तरह से माफ कीजिएगा, बिहार में जो जमीन मालिक है वो अगर इमरजेंसी कंडीशन में यानी बेटी की शादी में या किसी प्रकार की घटना के दौरान या जरूरत होने पर अगर चाहते हैं जमीन बेचना तो उसके लिए सरकार को योजना ला रही है, जिसको लेकर प्रस्ताव तैयार हो गए हैं। और उसके बाद जो है ग्रीन फील्ड सैटेलाइट सिटी में जो जमीन है उसकी बिक्री हो सकेगी और इसको लेकर एक सर्कुलर भी जल्द ही जारी किया जाएगा। तो कुल 11 ग्रीन फील्ड जो है वहां पर फिलहाल लोग चिंतित थे, जमीन मालिक भूस्वामी जो है, लेकिन उन्हें बिहार सरकार ने बड़ी राहत दिया है। दूसरी सबसे बड़ी बात है कि अभी पर्यटन विभाग हो या कला संस्कृति विभाग, उसके सबसे अधिक प्रस्ताव जो है वो सामने आए हैं। मुख्यमंत्री होम स्टे प्रोत्साहन योजना 2026 और इससे जुड़े जो दिशा निर्देश हैं उसको स्वीकृति मिल गई है और इसके तहत अब जो है होम स्टे सुविधा जो प्रदाता है उनको प्रति कमरे की दर से वित्तीय प्रोत्साहन प्रदान किए जाएंगे। बिहार सरकार ने यह फैसला लिया है। इसके अलावा जो लद्दाख के सिंधु नदी दर्शन लोग करते थे महंगे खर्च के उठाकर, उनके लिए राहत दी गई है कि अब वित्तीय सहायता अनुदान बिहार सरकार देगी और इसको लेकर कैबिनेट में मुहर लगी है पर्यटन विभाग के प्रस्ताव पर। अब इस योजना के तहत जो यात्रा व्यय के लिए 50% या 20,000 रुपए जो है बिहार सरकार अनुदान देगी और जो पर्यटक हैं उनको बड़ी राहत देगी। तो कुल मिलाकर ठीक है रजनीश, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए। शुक्रिया इस अपडेट के लिए। बढ़ेंगे आगे और इस वक्त की बड़ी खबर आपको पटना से बताते हैं। ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद पहुंचे हैं कदम कुआं थाना। 1 घंटे से कदम कुआं थाने में रोशन बैठे हुए हैं। कुछ देर पहले उनके वकील भी पहुंचे थे कदम कुआं थाना। अपने भाई प्रिंस यादव और कोचिंग विवाद मामले में रोशन आनंद कदम कुआं थाना पहुंचे हुए हैं। जानकारी के मुताबिक कुछ घंटे से वो यहीं पर मौजूद हैं और उनके वकील भी कदम कुआं थाना पहुंचे थे। तो बड़ी खबर आपको पटना से बता रहे हैं और बड़ी जानकारी आपको दे दें। इस पूरे मामले को लेकर लगातार बवाल मचा हुआ है और रोशन आनंद की तरफ से निष्पक्ष जांच की मांग लगातार की जा रही है और आज वो अभी कदम कुआं थाना पहुंचे हैं। 1 घंटे से कदम कुआं थाने में ही मौजूद हैं। आपको बता दें रोशन आनंद ने जिन पर आरोप लगाया था कोल्ड स्टोर के मालिक के ऊपर, उनसे भी पूछताछ कदम कुआं थाने में ही हुई थी और अभी रोशन आनंद कदम कुआं थाना पहुंचे हुए हैं। न्यूज 18 संवाददाता धर्मेंद्र कुमार अधिक जानकारी के साथ जुड़ गए हैं। धर्मेंद्र, अभी क्या अपडेट मिल पा रहा है, क्या हो रहा है वहां पर? ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद कदम कुआं थाना पहुंचे हैं। करीब 1 घंटे से वो थाने के अंदर जो थाना के अधिकारी हैं उनके साथ उनकी बातें हो रही हैं और अभी कुछ देर पहले जो निदेशक ज्ञान बिंदु के निदेशक रोशन आनंद के वकील भी कदम कुआं थाना पहुंचे। संभवतः उनको रोशन आनंद ने कदम कुआं थाने बुलाया है और अंदर में कई मुद्दों पे बातें हो सकती हैं, चाहे प्रिंस यादव के मौत से जुड़ा मामला हो, चाहे कोचिंग विवाद में, और जिस तरह से किसान कोल्ड स्टोरेज के मालिक का इस मामले में नाम आया है कदम कुआं थाने में, उसे भी पूछताछ के लिए बुलाया गया था। तो तमाम मुद्दों पे जो कदम कुआं थाना अधिकारी हैं उनसे रोशन आनंद की बात हो रही है और करीब 1 घंटे से उनके अंदर में बातें हो रही है। धर्मेंद्र, क्या अभी कुछ शिकायत करी जा रही है, FIR भी क्या दर्ज होने वाले हैं? क्योंकि आज संजय झा से भी इनकी मुलाकात हुई थी और आश्वासन मिला था कि पूरी मदद की जाएगी।
जी जी जी, संभवतः एफआईआर का मामला हो सकता है, लेकिन ये रोशन आनंद के बाहर निकलने पर या तो उनके वकील से बात करने पर या खुद रोशन आनंद के बात करने के बाद ही पता चलेगा कि एफआईआर किन मुद्दों पर की गई है। क्या किसान कोल्ड स्टोरेज वाले मामले पर एफआईआर की गई है या प्रिंस यादव हत्या मौत के मामले पर एफआईआर की गई है। लेकिन ये तमाम बातें जब तक उनके वकील और खुद रोशन आनंद बाहर आकर नहीं बोलते हैं तब तक ये बातें अभी नहीं कही जा सकती है कि एफआईआर किन मामले में की गई है। जी ठीक है धर्मेंद्र, आप इस खबर पर नजर बनाकर रखिए, शुक्रिया इस अपडेट के लिए। और अब खबर आपको जमुई से दिखाते हैं, जहां प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार के 12 साल पूरे होने पर एनडीए का विकसित भारत संकल्प सम्मेलन आयोजित किया गया। कार्यक्रम में केंद्रीय मंत्री चिराग पासवान सहित कई मंत्री और एनडीए नेता शामिल हुए। सम्मेलन में बीते 12 सालों में हुए विकास कार्यों और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की गई। नेहरू जी के भी नाम का जिक्र करते हैं। वो एक ऐसे कालखंड में जब देश आजाद हुआ था, विपक्ष के नाम पर कुछ नहीं था, तब उन्होंने इस रिकॉर्ड को बनाने का काम किया। बट आज जब मेरे प्रधानमंत्री दी ओनली वन लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर के तौर पर जब रिकॉग्नाइज किए जाते हैं, तो ये हम सबके लिए गर्व की बात है, जो उनका सहयोग कर रहे हैं, जो उन पे विश्वास रखते हैं। मेरे लिए ये गर्व की बात है कि मैं एक ऐसे कालखंड में उनके मंत्रिमंडल का सदस्य बना हूं जिस कालखंड ने इतिहास रचने का काम किया। स्वास्थ्य मंत्री निशांत कुमार ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने कहा कि स्वास्थ्य विभाग सभी जरूरत और आकांक्षाओं को पूरा करेगा। जो जितना जरूरतमंद है हम उसकी उतनी मदद करेंगे। जिले के जितने सदर अस्पताल हैं हम उन्हें मजबूत करेंगे। वहां पर जितने भी छोटे ऑपरेशंस हैं वे वहीं हो जाएं, ऐसी व्यवस्था होगी। सबकी जरूरतों और आकांक्षाओं से जुड़ा विभाग है। जो जितना जरूरतमंद है हम उसका उतना ही मदद करेंगे। हमारी कोशिश है कि जितने भी जिला के लोगों को इलाज करवाने हमने जितने जिले के सदर अस्पताल है, डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल है, हम उनको मजबूत करेंगे कि वहाँ पे कोई भी जितना भी माइनर ऑपरेशन है सब वहाँ हो जाए। जैसे कि सिजेरियन है, आपका हर्निया है, गॉल ब्लैडर है, स्टोन है, ये सारे ऑपरेशन वहीं पे हो जाए और ओपीडी भी सारे 38 हमारे डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में हो, कम से कम रेफर पटना किया जाए, इसमें हम लोग लगे हैं। खबर आपको मुंगेर से दिखाते हैं, जहां संग्रामपुर थाना क्षेत्र में अपराधियों ने बड़ी चोरी की वारदात को अंजाम दिया है। चोर 2 घर से करीब 60 लाख रुपए के जेवरात, कैश और कीमती सामान लेकर फरार हो गए, जिससे इलाके में दहशत का माहौल है। वहीं घटना की सूचना पर पहुंची पुलिस मामले की छानबीन में जुट गई है। डॉग स्क्वाड, एफएसएल टीम और तकनीकी जांच के सहारे अपराधियों की तलाश की जा रही है। ऐसा करने का काम किया है, गांव के मान सम्मान पर चोट करने का काम किया है, मेरी सरकार उसको बख्शेगी नहीं। सुबह उठे 3:30 बजे हम लोग बुलाए तो देखे सारा दरवाजा खुला था, वहाँ पे मेरा गहना था, सोना चांदी, पैसा कैश भी था 10,000, सारा चोरी हो गया। जब हम लोग 5 बजे उठे तो जब जानकारी हुआ कि बढ़िया गाँव में 2 घर में चोरी हो गया है, तो हम लोग प्रशासन को सूचना दिए। प्रशासन त्वरित कार्रवाई किया। डॉग स्क्वाड का भी टीम आया है, एफएसएल का भी टीम 2 बजे दोपहर तक आ जाएगी। प्रशासन से सिर्फ यही मांग है। 2 घरों में कल मध्य रात्रि के आसपास चोरी की घटना प्रकाश में आई है, जिस संबंध में पुलिस अधीक्षक महोदय के निर्देशन में मैं खुद और हमारे पुलिस निरीक्षक और थानाध्यक्ष जो है प्रभारी हैं, घटनास्थल पर गए थे। साथ में डॉग स्क्वाड है, हमारी टेक्निकल टीम है और एफएसएल टीम है, वो भी पहुंची है। सभी बिंदुओं पर जाँच की जा रही है।